नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में नियंत्रण महालेखा परीक्षक को देख लिया था, उनके कार्यों, उनके अनुभव और वित्त आयोग को देखा। वित्त आयोग कैसे भारत सरकार के जो निधि है उनका कार्य करती है और उसे अपने संरक्षण में लेती है। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो भारतीय संविधान में सामाजिक क्रांति एवं इसके एक दस्तावेज के लिए न्याय का जो एक उपकरण होता है न्याय के लिए, उसके लिए संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विशेष प्रावधान हमारे संविधान में किया गया, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हाशिए से दूर रख के और उनके जो अधिकार हैं, एक जीवन जीने का अधिकार, उसको पूर्ण किया जा सके। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय करेगी, निरीक्षण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगी। फिर वर्ष 1978 में कैबिनेट का प्रस्ताव द्वारा एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के जब संवैधानिक निकाय का व्यवस्था किया गया, स्थापना की गई, तो 65वें संविधान संशोधन 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990 में 1990 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कर दी गई। 78 में इसे लाया गया और 90 में कर दिया गया। परंतु 89 अमेंडमेंट एक्ट यानी 89वां संविधान संशोधन 2003 में 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इस जनजाति आयोग को अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पृथक कर दिया गया। अब इसका नाम रखा गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो अनुच्छेद 338 में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क में है। जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है, अनुच्छेद 338 में है। तो इसका प्रावधान किया गया। अब इसकी संरचना की बात की जाए तो इसके एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, वही जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोग के अध्यक्ष होंगे। जो उस के सदस्य हो जो प्रसिद्ध राजनीतिक जानकार और सामाजिक जो है कार्यकर्ता हों, उन्हीं को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके उपरांत जो है अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का होगा। इनकी नियुक्ति जो है पुनः अपने पद के लिए केवल ये 2 बार नियुक्त किए जा सकते हैं, 2 बार से अधिक इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और इनकी नियुक्ति जो सदस्य होते हैं और उनकी सारे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और एक सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 बार ही आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह सकता है।
इनके कार्य की अगर बात कर लें तो अनुसूचित जनजाति आयोग के जो हितों की रक्षा के संबंध में उसकी जांच करना, जांच करते हैं, जांच करना और उनके अधिकारों के हनन की शिकायत और प्रमुख कार्य है। मतलब अधिक जांच करके अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसको बताना है, अधिकारों की रक्षा करनी है। फिर उसके अतिरिक्त इनका जो है भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के आदेश के अधीन रक्षा के उपायों संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनका क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना है। उसके उपरांत अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारों की रक्षा हो गया और वो अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए, इसकी भी शिकायत और जांच उसकी करनी है। मतलब उनके अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रदान करवाना है और ऐसे उपबंध का क्रियान्वयन करना है जो प्रतिवर्ष अथवा जब तक आवश्यक हो आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजा जाएगा, यानी रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति को दी जाएगी इसके विषय में। अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए तथा विकास के लिए हमेशा अनुशंसा होती रहेगी, अनुशंसा होती रहेगी। तो ये विकास के लिए भी अनुशंसा करेंगे। और अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी योजना जो है उसको बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसकी निगरानी भी रखेंगे, बेहतर क्रियान्वयन के लिए निगरानी रखेंगे इसकी। इसके बाद संघ और राज्य द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंधित नीतियों को निर्माण जब होगा तो उस समय आयोग से परामर्श लिया जाएगा। मतलब जो आयोग बना है, जैसे केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के विषय में कोई भी नियम प्रावधान बनाता है तो उसके विषय में पहले जो है वो आयोग से सलाह परामर्श लेगा। इसके उपरांत आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सामाजिक आर्थिक कल्याण संबंधी नियोजन की जो प्रक्रिया होती है उसकी सलाह देगा और उसमें सहभागिता करेगा। मतलब सलाह देगा, सहभागिता करेगा, सलाह और सहभागिता करेगा। इसके उपरांत जो है आयोग की जो सलाहकारी शक्ति होती है, तो राज्यों में जो पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य अगर हर राज्य के अलग अलग होंगे तो सरकार जो है एक जो है स्तर पे नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा हितों के संरक्षण के लिए जो है संबंधी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सलाह पर ही भविष्य की नीतियों निर्माण एवं उनके द्वारा सलाह लेकर, मतलब जितने भी अनुसूचित जनजाति आयोग का सलाह लेकर, आयोग की सलाह द्वारा इनको जो है नियुक्त किया जाए, इनके जो है नियम कानून बनाए जा सकते हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी उपयुक्त समझे उसे किया जा सकता है। अब इतने कार्य हो गए तो शिकायत की जांच भी करनी है। आयोग शिकायत की जांच कैसे करेगा? तो उसके लिए अनुसूचित जातियों के विरुद्ध उत्पीड़न की शिकायत सीधे जो है की जा सकती है और यह शिकायत लिखित रूप से होनी चाहिए। जो भी शिकायत होगी लिखित रूप से होनी चाहिए। आयोग के द्वारा उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस को दिशा निर्देश भी देगी। पुलिस को नए नए नियम कानून और प्रावधान बनाकर, जैसे SC/ST एक्ट हो गया, ये सब प्रावधान जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए ही है। तो उसमें दिया जाता है कि जैसे किसी भी पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगों को उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी और उसमें आयोग जो है समय समय पर सरकार को नए नए नियमावलियों में चेंज करवाती है। और आयोग के समक्ष ऐसे मामलों की शिकायत जो है नहीं की जा सकती जो न्यायपालिका से संबंधित जो लंबित मामले हैं उनमें शिकायत नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसे मामले जो लंबित हैं वो आयोग के समक्ष उस शिकायत के दायरे से बाहर रहेंगे। अब आयोग की शक्तियां अगर देखें तो
आयोग की शक्ति। तो आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे जांच पड़ताल, जब किसी कार्य का आयोग जांच पड़ताल कर रहा है या किसी का निरीक्षण कर रहा है, तो उस समय दीवानी न्यायालय को शक्तियां प्राप्त होंगी जहां याचिका दायर की जा सकती हैं। जैसे दीवानी न्यायालय में जो परिवार न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय, उसमें जो है शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इसमें केवल जैसे पहला हो गया कि भारत में किसी भी भाग में व्यक्ति के समक्ष जो है समन करना, हाजिर करना, शपथ दिलाना और परीक्षण करना, ये सब करवा सकता है। और जो भी दस्तावेज प्रकट किए गए हैं उसकी अपेक्षा करना, शपथ पत्रों और साक्ष्य ग्रहणों का होना आवश्यक। इसके बाद जो है ये कार्यालय, न्यायालय या कार्यालय में अभिलेख या उसके प्रति जो है अपेक्षा करना, और साक्ष्य और जो भी दस्तावेज और साक्ष्य हैं उनका समय समय पर समन करना। कोई भी जो अन्य विषय होंगे वो राष्ट्रपति के नियम द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, अगर कोई भी नियम बनाए जाएंगे तो। फिर आयोग का प्रतिवेदन क्या है? आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन यानी एनुअल रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यानी वह संसद के समक्ष नहीं जाएगा, वह केवल राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करेगा। वह जब भी उचित समझे अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रख सकता है आयोग, जब भी उचित समझे, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार जब भी चाहेगा तब राष्ट्रपति के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। इसके उपरांत जो है राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट के को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा, और तो राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति जो है जो राज्य संबंधित है उससे वो राज्यपाल को भेजेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजेगा, जो राज्य के विधानमंडल में रखवाएगा। और उसके साथ ही संबंधित सिफारिशों पर किए जाने वाले जो प्रतिस्थापित कार्यवाही है, यदि उसमें कोई सिफारिश को अस्वीकृत किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी जारी करना होगा। मतलब अगर जो भी सिफारिश रिपोर्ट में किया गया है, अगर उस सिफारिश को राष्ट्रपति नहीं मानते हैं तो उसका जो है ज्ञापन भी उन्हें देना पड़ेगा। इसके उपरांत जो है राष्ट्रपति अगर किसी राज्य की सरकार से संबंधित आयोग के प्रतिवेदन पर राज्यपाल के पास भेजते हैं तो राज्यपाल इसके आयोग की सिफारिशों को कार्यवाही तथा उल्लेख करते हुए ज्ञापन के राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखकर और इस ज्ञापन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए गए कारणों को बताएगा। जब भी कारण बताएगा जरूर, अगर जो भी आयोग अपना अनुशंसा की है अगर उसको पूरा नहीं किया जाता है तो वो आयोग को जरूर बताएगा। उसके उपरांत जो है इसके अगर कार्यालय की बात कर ले तो आयोग का 12 राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। और वर्ष 2004 में जो है राष्ट्रीय जनजाति आयोग अस्तित्व में जब आया तब इसके 12 कार्यालय स्थापित किए गए थे, जो गुजरात में अहमदाबाद में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, महाराष्ट्र में पुणे में, सिक्किम में अगरतला, तेलंगाना में हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, कर्नाटक में बेंगलुरु, चंडीगढ़ में है, तमिलनाडु चेन्नई में है, असम गुवाहाटी में है और केरल तिरुवनंतपुरम में है। तो इनके ऐसे ऐसे 2004 में कार्यालय स्थापित किए गए। उसके उपरांत जो है अगर राष्ट्रीय जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2016 को देखें तो उसमें 14 अप्रैल 2016 को जो है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के न्याय के अधिकार का संरक्षण के लिए 2016 के संशोधन को नियमित नियमावली में जोड़ा गया, जिसमें अधिसूचना जारी की गई कि अगर विशेष अदालत है उनके अपराधों के प्रत्यक्ष संज्ञान में लेने की शक्ति प्रदान करना है तो उससे संबंधित जो भी आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे वह तिथि से 2 महीने के अंदर उसकी सुनवाई करना अत्यंत आवश्यक होगा, जो भी दाखिल किए गए हैं। उसके उपरांत जो है अत्याचार से प्रभावित जो भी व्यक्ति है उसके परिजनों को आर्थिक मदद
7 दिनों के अंदर देनी होगी। जो भी व्यक्ति है उसके परिवारजनों को आर्थिक मदद देनी होगी। उसके उपरांत अत्याचार का अगर शिकार व्यक्ति व गवाहों की सुरक्षा का प्रबंध भी करना होगा। बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए राहत का प्रावधान किया गया है। और हत्या एवं सामूहिक बलात्कार जैसे मामलों की राशि जो है राहत राशि बढ़ाकर जो है पहले थी 75 से 7.5 लाख थी, वो 85 से और 8,25,000 कर दी गई। जो राशि के बदलाव जो है राशि में बदलाव अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। मतलब कितना अपराध हुआ है उसकी गंभीरता के हिसाब से उतने पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जो है जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित तो भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वर्ष 1935 में हुआ था। 1935 में किया गया था। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धारण किया गया, जिसके संबंध में राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। और अनुसूचित जाति से अभिप्राय आदिवासी वनवासी समुदाय से है, जो भौगोलिक और सुदूर पहाड़ों में जो रहते हैं और वन्य क्षेत्रों में रहते हैं, वह आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़े होते हैं। उनकी आजीविका पूर्णतः वन संसाधनों पे ही निर्भर होती है। तो उसकी जो है भाषा और संस्कृति जो भी विशिष्ट है तथा समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनको जो है समाज में अलग थलग किया गया है। उनकी स्थापना के लिए जो है इस आयोग की जो है सिफारिश की गई है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1990 में किया गया 65वें संविधान संशोधन द्वारा। और अनुच्छेद 338 में इसे रखा गया है। और इसमें कहा गया कि जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से भिन्न है तथा उनकी समस्याएं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से भिन्न है। तो 1999 में जो है अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास संबंधी कार्यों के लिए नए जो है जनजातीय मंत्रालय की व्यवस्था स्थापना की गई, जो संघ द्वारा संचालित किया गया। और उसके उपरांत जो है इस प्रकार के अनुसूचित जातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाए तथा 2 पृथक जो है अलग अलग स्थापना की जाए इसकी। तो अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 को जोड़ दिया गया एवं 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन किया। और वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया गया। इसके उपरांत जो है आयोग की संरचना जो है इसमें 3 सदस्य होंगे, राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति द्वारा इन सदस्यों की जो है इनका जो कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष का होगा। अध्यक्ष एवं सेवा शर्तें एवं जो इनका वेतन है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। और अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों जो प्रसिद्ध कार्य नेता या मंत्री होगा उस विभाग का या उस जाति का, फिर कैबिनेट का मंत्री या इस स्तर का मंत्री सचिव वो भी वही बन सकते हैं इसके अध्यक्ष। और इनके वेतन भत्ते जो है सचिव के समान होते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश और जयपुर राजस्थान, रांची झारखंड, शिलांग मेघालय और रायपुर छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इस समय आयोग का कार्य जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के जो है अधीन स्थायी रूप से किसी अन्य कानून के अधीन सरकार के आदेश एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के संरक्षण के लिए जांच एवं निगरानी करता है। इनके जो है अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारों का जब हनन होता है तब यह आयोग सक्रिय हो जाता है। और यह जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधी सलाह जो है राष्ट्रपति को समय समय पर देगा। और राष्ट्रपति उसे अगर जिस सलाह को नहीं मानता है उसे उसके न मानने का कारण भी बताएगा।
इसके उपरांत जो है संघ और किसी राज्य के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। आयोग जो है राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति संबंधी जो भी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता रहेगा। इसके बाद रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। और अनुसूचित जाति आयोग के संरक्षण और कल्याण के लिए विकास और प्रगति संबंधी अन्य कार्य को जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के विनिर्दिष्ट है उनका निर्वहन करेगा। इसके उपरांत जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करेगा। जो प्राकृतिक वन संसाधनों और जनजाति आयोग के जो अधिकार हैं उसके अधिकार क्षेत्रों की जो है रक्षा करेगा और जनजातियों के पुनर्स्थापना के लिए कार्य करेगा। और सामाजिक और वानिकी तथा वन एवं संरक्षण जनजातियों के सहयोग के लिए झूम खेती तरह परंपरा को धीरे और स्थायी कृषि में परिवर्तित करेगा। संघ और सरकार और राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सलाह पर करेंगे। और शिकायतों की जो जांच है वो आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न और शिकायत की जांच की जा सकती है। इस संबंध में शिकायत जो भी होगी वो आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भेजी जाती है। और यदि किसी विषय पर न्यायपालिका का निर्णय लंबित रहेगा तो उसकी शिकायत आयोग से नहीं की जाएगी। जैसे जो भी केस पेंडिंग है उसकी शिकायत आयोग को नहीं किया जाएगा। और उसके उपरांत इनकी जो शक्तियां हैं वो न्यायालय के सभी शक्तियों के समान होती हैं। यह किसी भी सुनवाई वाद में जो है अपना भागीदारी ले सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति को उपस्थित और समन जारी कर सकते हैं, शपथ प्राप्त कर सकते हैं और उससे शपथ दिलवा सकते हैं और किसी व्यक्ति से पूछताछ भी कर सकते हैं। आयोग जब भी दस्तावेज के खोज उसका आदेश जारी करता है तो शपथ पत्र का साक्ष्य लिखित रूप से देगा। और 6 जून 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के कर्मचारियों की प्रोन्नति एवं कानूनी संरक्षण के लिए आरक्षण की अनुमति प्रदान किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने प्रोन्नति जारी रखने के आदेश को अंतिम निर्णय आने तक दिया है। फिर इसके बाद है अनुसूचित जनजाति आयोग के जो है रिपोर्ट, वो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखवाया जाता है जो राष्ट्रपति को आयोग देता है। और इस प्रतिवेदन के साथ संघ के संबंध में अनुशंसाओं की स्वीकृति तथा अस्वीकृति का रिपोर्ट ज्ञापन भी जारी करेगा राष्ट्रपति। यदि रिपोर्ट में किसी राज्य संबंधी विषयों की अनुशंसाएं जो रिकमेंडेशन है वो की गई है तो रिपोर्ट में एक प्रति संबंधित राज्यपाल को भेज दी जाएगी जो विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। और यहाँ स्वीकृति या अस्वीकृति अनुशंसाओं की कार्यवाही ज्ञापन द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय आदिवासी अगर नीति की बात कर ले तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नीति 21 जुलाई 2006 में जारी किया था। और इसमें प्रारूप में सरकार ने आदिवासियों से जुड़े हुए जो 23 विषय जो है लागू किए। इसमें आदिवासियों के जमीन के अधिग्रहण, उनके विस्थापन, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, राज्यों में पेशा कानून एवं कानून के संगत लैंगिक भेदभाव, एक दूसरे से उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए तथा अनुसंधान करने पर बल दिया गया। यह नीति जो है आदिवासियों के हितों से जुड़े अनुच्छेदों के अंतर्निहित करने के उद्देश्यों को तैयार करने के लिए किया गया था, जिसके उपरांत जो है इसकी अनुशंसा की गई और इसे समय समय पर बदला गया। इसके बाद फिर आया जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आया, जिसकी परिभाषा में कहा गया कि संविधान में बैकवर्ड कास्ट जो है वो समाज में उन वर्गों को कहा गया जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनका एवरेज जो है पूरी जनसंख्या में कम है। और ऐसे वर्ग जो अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्मिलित किए गए परंतु संविधान के इन वर्गों में विशेष प्रावधान नहीं है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य तथा सरकार और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों को किसी भी उन्नति के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि राज्य सामाजिक और
शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी विशेष वर्ग की जिस प्रकार राज्य के अधीन सेवा में कार्यरत हैं उनकी नियुक्ति और आरक्षण का प्रावधान करती है। फिर अनुच्छेद 46 में कहा गया है, अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राज्य को यह निर्देशित करता है, मतलब राज्य DPSP में, कि राज्य अन्य वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करता रहेगा। फिर अनुच्छेद 340 में ये प्रावधान किया गया कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अनुशंसा के लिए आयोग के समक्ष भेज सकता है। फिर इस आयोग की स्थापना की बात कर ले तो राष्ट्रपति द्वारा पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग की स्थापना की गई, और दूसरा फिर किया गया 20 सितंबर 1978 में VP मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। तो काका कालेलकर आयोग ने ये गांधीवादी विचारक थे, और काका कालेलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1953 में पिछड़ा जाति एवं जनजाति आयोग के लिए जो है 30 मार्च 1955 में आयोग के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को सौंप दी गई, और इसमें कहा गया कि जो 2399 जातियों को पिछड़ी जनजाति के रूप में पहचान दी गई और उसे पिछड़ी जाति के रूप में कहा गया। इस आयोग ने 2399 जो है समूहों को कहा। उसके बाद आयोग ने सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी में 25% और द्वितीय श्रेणी में 33 एवं तृतीय श्रेणी में 40% आरक्षण की सिफारिश किया था इस आयोग ने, जिसकी संस्तुति इसकी सिफारिश जो है लागू नहीं हो पाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मांग की गई थी। और इसके बाद जो है मंडल आयोग की सिफारिशें हुई, तो उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री BP मंडल थे उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया था। जो पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अपना प्रतिवेदन देना था उनको, तो ये अपना रिपोर्ट जो है 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट में जातियों की भारतीय सामाजिक आधारशिला माना, और उसमें 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की, और इसे पिछड़ी जातियों में नौकरी के लिए जो है 27% आरक्षण की बात की। इसने 27% आरक्षण का प्रावधान किया, और इस संस्तुति को मानते हुए सरकार ने 13 अगस्त 1990 को इसको मानते हुए 13 अगस्त 1990 को अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो है 27% आरक्षण की घोषणा करते हुए सरकार ने इसे लागू कर दिया। इसके पश्चात इस प्रावधान में जो है उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, जो 16 नवंबर 1992 को निर्णय देते हुए जो है क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़े आयोग को जो है वैध ठहराया गया। मतलब जो भी अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं उनको हटाया गया इस प्रावधान से, और इस निर्णय को केंद्र एवं राज्य सरकार के स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्देश दिया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम 1953 के अधीन एक पिछड़ा आयोग के गठन की जो है व्यवस्था करने को कहा, और 14 अगस्त 1993 को इसके सदस्यों को नियुक्त किया गया, और जिनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रखा गया। तो इनकी संरचना की अगर बात कर ली तो इनके अध्यक्ष होंगे जो उच्चतम न्यायालय न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं, वही इसके आयोग के जो है अध्यक्ष होंगे। सदस्य जो होंगे वो पहला सदस्य जो होगा वो पिछड़े वर्ग से संबंधित रखता होगा, फिर समाज विज्ञानी व्यक्ति होगा, और भारत सरकार के अधीन सचिव के पद पर कार्यरत व्यक्ति भी इसका सदस्य बन सकता है। इनकी अगर संरचना की बात की जाए तो आयोग एक जो है बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक
अध्यक्ष और 3 जो है सदस्य होते हैं। फिर इनकी जो है स्वतंत्रता और दक्षता को बनाए रखने के लिए कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान में न्यायाधीश का होगा। जैसे कि इसके अतिरिक्त ऐसे 2 सदस्य होंगे जो पिछड़े आयोग के विशेष मत रखने वाले होंगे। इनका पदमुक्ति की बात कर ली तो यह सदस्य किसी भी समय अपना केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो जाएंगे। यदि अगर अनुमति के बिना आयोग बैठकों में लगातार 3 अधिवेशनों में जो भाग नहीं लेगा उसकी सदस्यता अपने आप खत्म कर दी जाएगी। और यदि किसी पद पर बने रहने के लिए पिछड़ा वर्ग के हितों के प्रतिकूल होगा तब भी उसको हटा दिया जाएगा। जैसे वो अपनी अनुशंसाओं में कोई भी ऐसा देता है जो उनके प्रतिकूल होता है तो उसे इस आयोग से हटा दिया जाएगा। और इस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पिछड़ा आयोग के हितों की संरक्षण करना और उनके अनुरोधों और विचारों को शामिल करना। आयोग की सिफारिशें जो थी वो इनकी जांच के लिए लाया गया कि कुछ जातियों के प्रतिनिधित्व हैं तो उनको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण के प्रावधान कैसे लागू किए जाएं और सबको बराबर संकल्पना दी जाए। तो उसी के लिए फिर क्रीमी लेयर की संकल्पना की गई, जिस पे रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया, जिसके पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण की सलाह जो है सरकार के द्वारा की गई। और फिर इसके उपरांत जो है किन्नर समाज को जो है अन्य पिछड़ा आयोग का दर्जा मिला। तो 19 वर्ष जो है स्वतंत्रता के जो है 67 वर्ष के उपरांत वर्ष 2014 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक एक निर्णय सुनाया, जिसमें कहा कि किन्नर जो है नागरिकों की पहचान स्थापित की गई है। और अप्रैल 2014 में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए निर्णय लिया कि महिला एवं पुरुष के अतिरिक्त तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया, उसे ओबीसी के दर्जे में शामिल किया गया। अगर हम लोग बात कर ले कि क्रीमी लेयर क्या है, तो क्रीमी लेयर आय की वह सीमा है जिसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एवं उसके बच्चे जो हैं वो पिछड़ा वर्ग के निर्धारित आरक्षण का लाभ के पात्र नहीं होंगे। और इसका समय समय पर जो है संशोधन किया जाएगा। तो वर्ष 1993 में क्रीमी लेयर के अंतर्गत आय सीमा जो है 1 लाख रखी गई थी। फिर 2004 में 2.5 लाख किया गया, 8 में जो है 4.5 लाख किया गया, 13 में इसे 6 लाख कर दिया गया। और वर्तमान में इसका जो है प्रावधान 8 लाख का है। 8 लाख के ऊपर जो रहेगा, 8 लाख से ऊपर रहेगा उसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, नीचे रहेगा वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, वो आरक्षण का पात्र होगा। फिर आयोग के कार्य एवं प्रक्रिया की बात कर लिए तो आयोग स्वयं अपने कार्य और प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। और आयोग की बैठक के लिए स्थान एवं बैठक तिथियों का निर्धारण आयोग द्वारा स्वयं किया जाएगा। आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियाकलापों के पूर्ण विवरण के साथ रखा जाएगा। आयोग अगर अपनी रिपोर्ट संघ के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, मतलब आयोग अपनी रिपोर्ट दे दिया तो केंद्र सरकार उसे मान भी सकती है, नहीं मान सकती है। परंतु अगर केंद्र सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट में की गई कार्यवाही अथवा रिपोर्ट में अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना होगा, जिसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्तमान में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो केंद्रीय सेवाओं में अखिल सेवाओं में पिछड़ी जनजाति के वर्गों के लिए अलग से आरक्षण के प्रावधान करता है। आयोग की शक्तियों की बात कर ली तो यह आयोग जो है कार्यों को पालन करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति जो है धारण करता है। यह भारतीय भूभाग में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति समन जारी कर सकता है, उनके प्राप्त दस्तावेजों की जांच कर सकता है, किसी भी अदालत में कार्यालय में सार्वजनिक अभिलेखों की मांग कर सकता है, शपथ पत्रों के ग्रहण के संबंध में कर सकता है, और साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण में कमीशन निकाल सकता है। तो साथियों, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग और इनके प्रावधानों को देख लिया। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।